Hello everyone. First of all, good morning to all. Actually, जो लास्ट हमारी क्लास हो रही थी जिसमें हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज कर रहे थे, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे तो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो फिर हमें वो डिस्कनेक्ट करनी पड़ी थी। तो आज जैसा कि मेरी क्लास है, हर वेडनेसडे को 12 PM पे हमारी क्लास होती है। तो अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं थोड़ा सा, तो सबको पहली बात तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लेकिन पढ़ाई तो करनी है, तो फिर मैंने घर से ही वीडियो बनाई है। दैट इज वाई ये वीडियो जो है आपको प्रीमियर के तौर पर मिलेगी, इसमें ये लाइव नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हैं तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा पॉज लेके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो लास्ट क्वेश्चन था वहां से कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। पूछा गया था कि जो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है किनके कौन से ग्रुप जो हैं वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब स्थलीय प्लेनेट है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये इमेज को। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दे रखा है हमारा मार्स, ठीक है, ये मार्स है। तो मार्स के बीच में आपको पता है बहुत सारी क्या है, हमारे पास एक बेल्ट है एस्टेरॉइड्स की, बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे क्या है एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जुपिटर स्टार्ट होता है और फिर अलग। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे यानी इसके पहले जो जितने भी प्लैनेट्स पड़ते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ हो गया और मार्स यानी मंगल ग्रह हो गया। तो ये जो है ये सारे के सारे कलेक्टिवली कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय ग्रह, इनको बोलते हैं स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल। उसके बाद वाले जो हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जोवियन। इनको क्या बोला जाता है, जोवियन, ठीक है। ये क्या है, ग्रहीय, मतलब गैसीय है ये, सॉरी, ये क्या है, गैसीय ग्रह है। मतलब ये यहाँ पर कुछ चट्टान वगैरह के अवशेष नहीं है, ये सिर्फ गैस के क्या है, आप कह सकते हो बड़े बड़े गोले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको पता ही है जुपिटर है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, तो हम बोल देते हैं भाई मरकरी हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। अगर मरकरी ऑप्शन में नहीं होता देन हम वीनस लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किस ग्रह की है, मतलब घनत्व किसका है सबसे ज्यादा, तो हमें पता है अर्थ का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो सैटेलाइट किस ग्रह की है, नेचुरल सैटेलाइट, तो आपको पता है सैटर्न की है, ठीक है। उसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह इनमें से उल्टा घूमता है, तो आपको पता है यूरेनस जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है भाई, है ना। उसके अलावा जो और क्या हो सकता है, और एक बार पूछा गया था एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि गैनीमेड करके दे रखा था और पूछा गया था गैनीमेड जो है ये किसका उपग्रह है, ठीक है। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो आपको पता है ये शनि का उपग्रह है, ठीक है। मार्स के आपको पता है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके हैं, तो फोबोस और डिमोस जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, वो हैं मंगल ग्रह के, ठीक है, फोबोस और डिमोस। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फोबोस एंड डिमोस आर द सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो आंसर हो जाता है हमारा मंगल ग्रह यानी कि मार्स के ये दो जो है उपग्रह हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 आप देख रहे हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे पूछा गया है कि इनमें से जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है उनमें क्या क्या शामिल होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है ए में रिमोट सेंसिंग, फिर कंप्यूटर कार्टोग्राफी, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब होता है, जियो मतलब क्या, जो भू से संबंधित हो, और इन्फॉर्मेटिक्स मतलब जहां हमें सूचना वगैरह की एक तरीके से मिल रही, सूचना आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब ये सूचना हम डायरेक्टली किसी चीज से ग्रहण करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करती रहती है, उससे हम पता करते हैं कि पृथ्वी के किस पार्ट पे क्या चीज स्थित है, तो ये तो इसका भाग होगा। उसका लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ की लैंड किस प्रकार की है, ठीक है, मृदा है कि बर्फ जमी हुई है, वो सारी चीजें भी हम लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता कर लेते हैं, ठीक है। जीपीएस से हम किसी भी वस्तु विशेष की क्या है पोजीशन को पता कर पाते हैं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, ये सारी हम जीपीएस से पता करते हैं। तो इससे हमें पता में इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे लैंड के बारे में। जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है ये एक तरीके से क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर की सहायता से हम एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, कंप्यूटर खुद ही उस जगह की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर एक स्केच तैयार कर देता है, उसे हम कंप्यूटर कार्टोग्राफी कहते हैं। तो ये इसमें संबंधित, ये इसमें जो आप कह सकते हो शामिल नहीं होता है।
तो ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन दे रखा है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूक्रेन पर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अभी भी पूछा जा रहा है, तो भाई अभी तैयारी कर रहे हो तो आप तो इसको पता होना चाहिए आपको। यूक्रेन से कौन अपनी सीमा साझा करता है पूछा गया है। ठीक है, तो बुल्गारिया जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, बेलारूस करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बेलारूस लिखा होता है तो सही रहता है, बुल्गारिया इससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। रोमानिया करता है, बेलारूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ठीक है, ये सब जो है इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। अभी हम देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है यूक्रेन, उसके ऊपर यहाँ पर बेलारूस करता है, पोलैंड करता है, स्लोवाकिया करता है, हंगरी करता है, रोमानिया करता है। ठीक है, बीच में एक मालडोवा करके कंट्री है जो कि आप कह सकते हो ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एशिया की एक कंट्री जो लैंडलॉक है वो कौन सी है तो आप बता दोगे यूरोप की एक कंट्री जो कि लैंडलॉक है वो कौन सी है तो आप बता दोगे मालडोवा। ठीक है, मालडोवा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो यूक्रेन अपनी सीमा किसके किसके साथ साझा कर रहा है भाई? रोमानिया के साथ, हाँ कर रहा है, पोलैंड के साथ कर रहा है, हंगरी के साथ कर रहा है। तो 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 विल बी दी करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। बोला गया है जो अर्थ है हमारी सूर्य से जब सबसे दूर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब तब उसे कहा जाता है पेरिहिलियन कहा जाता है या अपेहिलियन कहा जाता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखा गया और ये आपको देखकर बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट का पॉज ले सकते हो और बता सकते हो, इसको पॉज करके आप आराम से बताओ। पूछ लिया भाई? चलो चलो भाई, ठीक है, देखते हैं हम इसको आगे। देखो ये हमारा सन है, ठीक है, आपको इमेज अच्छे से दिख रही होगी सन। ठीक है, सन से जब हमारी पृथ्वी जब इसकी परिक्रमा करती है तो एक बिंदु पे वो सन के सबसे नजदीक होती है और एक बिंदु है जिससे सन से कुछ दूर होती है। मतलब अगर देखोगे आप तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पर आप देखो कितना लिखा है, ठीक है, ये 15 करोड़ 21 लाख के आसपास है। ठीक है, 15 करोड़, और ये 14 करोड़ 73 लाख के आसपास है। ठीक है, तो मतलब लगभग आप कह सकते हो कि आधा करोड़ का अंतर यहाँ पर है, आधा करोड़, 0.5 करोड़ का अंतर है किलोमीटर में। हालांकि इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो उस डिफरेंस को जब अर्थ के सबसे, मतलब जो सन है सबसे पास में हो अर्थ के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सन है, ठीक है, अर्थ जब सन के सबसे पास होता है तो वो कितना होता है, जनवरी 3 को वो सबसे पास में होता है, और सबसे दूर कब होता है, जुलाई 4 को। अच्छा एक चीज बताओ, जब अर्थ जो है वो अगर सन के पास होगा तो हमें गर्मी ज्यादा लगनी चाहिए या कम लगनी चाहिए? तो बोलोगे भाई जब हम हीटर वगैरह के पास में जाते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, और हीटर से जब हम दूर जाते हैं, ठीक है, तो हमें गर्मी रिलेटिवली कम लगती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो गौर से, हमारे यहाँ गर्मी कब ज्यादा होती है, Jan 3 को या फिर जुलाई 4 को? तो आप बोलोगे सर जुलाई 4 को ज्यादा गर्मी होती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सूर्य जो है सबसे नजदीक कब होता है पृथ्वी सूर्य के नजदीक सबसे कब होता है, और डेट दे देगा 4 जुलाई, 3 जनवरी, उसके बाद 21 सितंबर, 21 मार्च। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार 4 जुलाई को तो इतनी गर्मी होती है तो उस समय तो पास होगा नहीं, दूर होगा। और पास कब होना, दूर कब होगा, Jan 3, ऐसा वो करके टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर केस क्या होता है, देखो जो हमारा अर्थ है जब वो सन के पास में होता है तो लाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब करके उसे हीट होने में, ठीक है, जो उसकी रेडिएशन होती है उससे गर्म होने में पृथ्वी को थोड़ा समय लगता है, अर्थ को थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से, ठीक है, और ये इतना धीरे, इतना मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है कि जब अर्थ सबसे पास में होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी तो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसे गर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, और वो गर्म हो पाती है जुलाई के आसपास। तो उस समय हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, रिलेटिवली ज्यादा हमारी अर्थ हमें गर्म महसूस होती है, जबकि ऐसा नहीं है। पास की अगर हम बात करेंगे, पेरीहीलियन वो कंडीशन होती है जब अर्थ सबसे पास में होता है सन के, और ये कंडीशन होती है Jan 3 को,
जबकि सबसे दूर एपेलियन की कंडीशन में होता है, और ये होता है जुलाई 4 को। ये आपको ध्यान रखना है। इक्विनॉक्स पे कई बार क्वेश्चन आता है कि जो इक्विनॉक्स है वो कब पड़ता है, तो सितंबर 22 और 23 में, और मार्च का इक्विनॉक्स आपको पता है 20 मार्च और 21 मार्च के आसपास पड़ता है। ठीक है, चलो भाई, फिर से यूक्रेन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, जो यूक्रेन है वो अपनी लैंड जो बॉर्डर है वो किससे किससे शेयर करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ वाटर बॉडीज पे क्वेश्चन है, पिछली बार कंट्रीज पे था, इस बार वाटर बॉडीज पे है। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे। ठीक है, चलो मैप के थ्रू से थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर मैप पूरा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ये वाला जो वाटर बॉडी है, ठीक है, इसको बोलते हैं सी ऑफ एजोव। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा ना स्ट्रेट है, जिसे हम कहते हैं क्रेच स्ट्रेट। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा इसका अलग हो सकता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रेच स्ट्रेट। ठीक है, क्रेच जल संधि आप इसको कह सकते हो। तो ये क्रेच स्ट्रेट, ये है हमारा ब्लैक सी, आपको पता ही है ये क्या है हमारा। तो ब्लैक सी को सी ऑफ एजोब से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो आप बोल दोगे क्रेच स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। तो आंसर में सी ऑफ एजोब तो होना ही चाहिए, ब्लैक सी भी होना चाहिए। देखो एजियन सी ना मेडिटेरियन सी में पड़ता है, और वहां पर यूक्रेन के आप देख रहे हो कोई भी जो ब्रांच है वो नहीं पहुंच पा रही, कोई भी पार्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो एजियन सी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो 1 एंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अब पूछे जाने लगे हैं ग्रुप सी वगैरह के पेपर में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना। इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं, देन इसको आंसर करने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट 1 को हम गौर से देखते हैं। तो बोला गया साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है, वो अरेबियन सी से चलता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। सपोज दैट कि हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रफ मैप है भाई, बुरा मत मानना। ये हमारा आपको पता है अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी, और ये हमारा है बे ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अभी आपको पता है जो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलता है इस तरफ चलता है। ठीक है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप अगर देखोगे तो क्या कोई दिक्कत नजर आ रही, नहीं। और किस कारण से चलता है, तो लिखा है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सन आपको पता है मार्च के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जून के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग यहाँ से गुजर रही है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हवा जो है, विंड जो है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो अपने आप सही है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, और प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि दाब प्रवणता है, एक तरफ कम दबाव का क्षेत्र है, एक तरफ अधिक दबाव का क्षेत्र है, तो हवा हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो आर्द्र हवा है, ठीक है, मॉइस्ट एयर जो है वो साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है, वो साउथ वेस्ट से तिब्बतन प्लेटू की तरफ पहुंचती है। किस कारण से पहुंचती है, और फोर्स होती है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है, और जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो कंडेंसेशन होता है, यानी संघनन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद बादल का निर्माण होता है। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बोला गया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। क्या कोई एक्सप्लेनेशन का संबंध बना स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 में? नहीं, स्टेटमेंट 1 और में ही पूरी बात लिख दी थी कि हवा अगर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है तो किस कारण से चल रही है, तो वो तो स्टेटमेंट 1 में पूरी बात लिखी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन 2 में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 खुद में अपनी एक पूरी बात कह रहा है, उसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है तो दोनों करेक्ट, बट दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं, बोला गया कि इसमें कौन सा प्रदूषण जो है वो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नहीं है भाई, नेचुरल कौन सा नहीं है? पहला डस्ट स्टॉर्म, ये तो नेचुरल है भाई, धूल धक्कड़ ये तो है ही है। पोलन ग्रेन ये भी नेचुरल है। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ही नेचुरल नहीं है, तो फिर वहां से निकलने वाला स्मोक कैसे नेचुरल होगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। चलो
क्वेश्चन नंबर 28 को गौर से देखो और इसका आंसर करो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को गौर से देखो, इसका आंसर करो। चलिए ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है पहला 28 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कोकोस आइलैंड पे है। ठीक है, अभी दो को, एक है कोको आइलैंड और एक है कोकोस आइलैंड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोको आइलैंड समझ के वो म्यांमार पे टिक कर देते हैं। जो कोको आइलैंड है दैट इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विथ म्यांमार। ठीक है, बट जो कोकोस और किलिंग आइलैंड है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जब हम ओशनिया कर रहे थे तब हमने ये चीज डिटेल से डिस्कस भी की थी। ये देखिए, कोकोस और किलिंग जो आइलैंड है वो रिलेटेड है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो कोकोस आइलैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन आप करिएगा, पैसिफिक ओशियन मत करिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 29 को देखो कि पूछा गया कौन सा कंट्री ऐसा है जहां पर एक भी वॉल्केनो नहीं है? इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल क्या भाई, फटाक से बताओ। इटली की कैपिटल क्या है? ठीक है, और किस नदी के किनारे? अच्छे से पढ़ा था हमने, टाइबर नदी के किनारे, रोम रोम, है ना, रोम रोम। चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की भी बताओ फटाक से। ठीक है, कैनबरा है कि और कोई मेलबर्न है, जो भी है फटाक से बताओ। इंडिया की तो लखनऊ मत बोलना भाई, क्या है? न्यू दिल्ली है, सबको ही पता है, नॉर्मल से, है ना। इक्वेडोर की क्या है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसमें से किस देश में भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे, क्या हमने पूछा वहां पर, डिस्कस किया था क्या कोई भी वोल्केनो है कि नहीं है? देखो, इक्वाडोर में तो आपको पता है कोटेपेक्सी है। ठीक है, कोटेपेक्सी जो है हमारा कहाँ पर है? इक्वाडोर में, आपको पता ही है, हाईएस्ट एक्टिव, आप एक्टिव वोल्केनो कह सकते हो इसको। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनो नहीं है, जबकि इंडिया में भी वोल्केनो है। कौन सा वोल्केनो? नारकोंडम जो है वो इंडिया का हो गया। इटली में तो बहुत सारे हैं भाई, है ना, इटली में तो बहुत सारे जो वोल्केनो है। अब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा जान ही गए तो ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप देखते हो गल्फ ऑफ कारपेंथिया है। ठीक है, उसके इस तरफ पड़ता है हमारा क्या, एक तो ये हो गया हमारा कोरल सी, ये हमारा पड़ गया कोरल सी, और यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? आरापुरा सी। ठीक है, सी ऑफ आरापुरा। तो इसके बीच में जो स्ट्रेच है उसका नाम क्या है भाई? टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए कि टॉरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है किसको किसको, तो आंसर हो जाएगा जो आरापुरा सी है उसको कोरल सी से क्या कनेक्ट करता है? टॉरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। फिर नीचे देखो, एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा बास स्ट्रेट। क्वेश्चन आता है कि बॉस स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है, तो आप बोल देना भाई जो तस्मान सी है उससे कनेक्ट करता है, यहाँ पर इंडियन ओशियन को ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, चलो भाई, इसके अलावा कुछ और तो थोड़े से डेजर्ट वगैरह देख लो। तो डेजर्ट, ऊपर तनामी है, नीचे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ठीक है, उसके जो आप साउथ में देखोगे तो उसके अगर आप वेस्ट में देखोगे तो गिब्सन डेजर्ट है। उसके ऊपर यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ तनामी हो गया, विक्टोरिया हो गया, गिब्सन हो गया, और यहाँ पर सिम्पसन है। और यहाँ पर एक और डेजर्ट है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर एक और डेजर्ट है, जिसका डेजर्ट का नाम क्या है? तो उसका उस डेजर्ट का नाम है स्टुअर्ट डेजर्ट। ठीक है, स्टुअर्ट डेजर्ट। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है डार्लिंग एवं मरे, केवल हम यही याद रखते हैं, डार्लिंग और मरे जो है ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया, कहाँ पर है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया जो हमारा मरुस्थल है। ठीक है, पढ़ ही लिया हम लोगों ने ये सब। चलो, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? अब घास का मैदान आया तो एक बार पूरा अच्छे से घास के मैदान देख ही लेते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे तो हमने घास के मैदान देखा था, कौन सा था? प्रेयरी था। ठीक है, और जब अफ्रीका हमने किया तो अफ्रीका के मिड में जो घास वास के मैदान पड़ते हैं दोनों साइड, इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। साउथ अफ्रीका में एक घास का मैदान है, आप कह सकते हो उसको क्या कहते हैं? हम वेल्ड कहते हैं। और ये कैसे घास के मैदान है? कोल्ड। ठीक है, आप इसको टेम्परेट ग्रासलैंड भी कह सकते हो, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान उनको हम क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको हम डाउन्स कहते हैं।
एशिया में जो घास के मैदान है उनको हम स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। उसी तरह वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उनको हम क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं, ठीक है। और जो ब्राजील में जो है उनको हम क्या कहते हैं भाई, उनको हम कहते हैं कैंपोज। उनको हम क्या कहते हैं, घास के मैदानों को कैंपोज कहते हैं। और अर्जेंटीना में जो है उनको हम क्या कहते हैं, पैम्पास कहते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना। इसके अलावा हंगरी में भी यहाँ पर सॉरी, हंगरी में जो घास के मैदान है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पुस्टाज कहते हैं, ठीक है, पुस्टाज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे घास के मैदान। और अब आप बता सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है, तो सर आंसर हो जाएगा डाउन्स, ठीक है। चलो, जो कॉफी है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर लगता है, ठीक है, तो गेटवे ऑफ, आप इसको कह सकते हो गेटवे ऑफ वेस्ट। विनीपेग को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ वेस्ट, पश्चिम का द्वार कहते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं, साओ पोलो वो जगह है ब्राजील की, ठीक है, जहाँ कॉफी की, कहवा की सबसे बड़ी मंडी लगती है, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, एसएससी पूछ लेती है इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हीट वेव्स पे है। अभी हीट वेव्स न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो उस पर क्वेश्चन मैंने बनाया था कि जो हीट वेव है वो कैसे डेवलप वगैरह होती है। तो बहुत ज्यादा जो हॉट और ड्राई एयर होगी तो वहाँ हीट वेव होगी, बिल्कुल ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होती है, उसकी प्रेजेंस ना होना एक जो है हीट वेव की जो कंडीशन को जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा भाई, क्योंकि ऊपर अगर नमी नहीं होगी तो बरसात होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो हीट वेव क्या होगी, और सीवियर यानी खतरनाक होने लगेगी। बादल, बिल्कुल जो आकाश होगा अगर वो बिल्कुल बादल रहित है, अगर देखो बादल होगा ना, बादल होने से क्या होते हैं भाई, चांसेस होते हैं कि बारिश हो सकती है। और जो सन की रेडिएशन है, सन की जो गर्मी है, वो डायरेक्ट अर्थ तक नहीं आ पाएगी। अगर डायरेक्ट अर्थ तक नहीं आ पाएगी मतलब कि लैंड तक, जमीन तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। सपोज करो कि ये है जमीन, ठीक है, ये हम है लैंड पे, ठीक है, और यहाँ पे है क्लाउड, ये हो गया हमारे क्लाउड, ठीक है। और ये सन देवता, हमारे सूर्य देवता, ठीक है। अब यहाँ से जो रे चल रही है वो क्या होगी, बादल आपको पता है किस रंग के होते हैं, बादल ज्यादातर हल्के मतलब व्हाइट ही रंग के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो सन की जो गर्मी होती है उसको ऊपर ही क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। और अगर लैंड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्या हीट वेव बन पाएगी, हीट वेव नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, ठीक है, गर्म होगी ही नहीं, तो हीट वेव जैसी कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बादल का ना होना जरूरी है हीट वेव होने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्र पर बड़े आयाम का एंटी साइक्लोनिक अगर कंडीशन होगी तो भी वो हीट वेव को क्या करेगी, बढ़ाने का काम करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर, ठीक है। सभी यहाँ पर हीट वेव को जनरेट करने के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगलन, साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं भाई। स्टेट ऑफ मैगलन जो है वो किसको किसको अलग करता है, तो आपको पता है जो टेराडिल, एक दूरी, ये क्या लिखा है भाई, फ्यूगो, ठीक है, टेराडिल फ्यूगो, ठीक है, उससे साउथ अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। टेराडिल फ्यूगो से साउथ अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। बस ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख भी लेते हैं, तो ये रहा टेराडिल फ्यूगो, ये आपको दिख रहा होगा टेराडिल फ्यूगो है, ठीक है। और इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, जो टेराडिल फ्यूगो को साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, मेन कॉन्टिनेंट, मेन लैंड से अलग करता है। और उसके नीचे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है, तो अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका अलग करता है। साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट पैसेज, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट पैसेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। दुनिया का सबसे सूखा शहर कौन सा है, मौसिन राम, सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये तो भाई आप इसको क्या बोलोगे, मोइस्ट वन, मतलब सबसे ज्यादा आर्द्र है ये, ठीक है। अरिका वो जगह है, कहाँ पे, चिली में, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या आप कह सकते हो, ड्राई यानी बरसात हुए यहाँ पर सदियां बीत चुकी हैं। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पढ़ाया था आपको, सीन जो रिवर है उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलो, कैसलर सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन है, कैसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको इमेज के आप टॉस करके एक बार पढ़ लेना, अपने हिसाब से देखो क्या आंसर हो सकता है। देख लिया, चलो अब इमेज के थ्रू देखते हैं।
देखो हमारी अर्थ जो होती है उसके चारों तरफ ना बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अब ये सैटेलाइट्स आपस में घूम रही हैं, कुछ फंक्शनल है, कुछ फंक्शनल नहीं है। तो जो फंक्शनल नहीं है उन पे कंट्रोल भी नहीं होता है। कंट्रोल ना होने की वजह से कभी कभी वो या तो अर्थ के एटमोस्फेयर, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो उसको घसीट ले, तो ठीक है कि वो अर्थ उसको घसीटेगा तो वो क्या होंगी, जैसे एटमोस्फेयर के संपर्क में आएंगी तो जल के या फिर उनसे फ्रिक्शन होने की वजह से पूरी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो ऊपरी फ्रीली मूव कर रही है वो क्या होती है, कभी कभी जाके वो फंक्शनल जो सैटेलाइट उनसे टकराने लगती है। और ऐसा जब शुरू होगा तो जो एक फंक्शनल थी वो जाके दूसरे से टकराई। अब क्या हो गई, दो दो सैटेलाइट यहाँ खराब हो गई। अब दो सैटेलाइट खराब हो गई तो वो जाके अलग अलग सबसे टकराने लगेंगी। तो ऐसे जो और भी फंक्शनल सैटेलाइट्स होंगी वो आपस में क्या होने लगती हैं, एक्सप्लोड कर सकती हैं, ठीक है, फट सकती हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ से ऐसे मलबे से ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब अंदर बैठे हैं एक हमारे एस्ट्रोनॉमर साहब, ठीक है, जो दूर की गैलेक्सी में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इतना ज्यादा ये सब मलबा आ जाएगा, इतना सारा डेब्रीज आ जाएगा कि वो दूर मतलब दूर जो हमसे दूर जो गैलेक्सीज हैं उनकी स्टडी को कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको देख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो सिंड्रोम है इसको बोला जाता है कैसलर सिंड्रोम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो भी बताना। चलो, सेंट लॉरेंस जो रिवर है उस पर कौन सा वाटरफॉल है? नियाग्रा, तो नियाग्रा नदी पे ही है, खैर। एंजल ओरिनिको, ठीक है, ओरिनोको भी कहते हैं, ओरिनिको एक रिवर है वेनुजुएला की, कहाँ की, ठीक है, वेनुजुएला की, ठीक है, वेनुजुएला की कैपिटल कराकस, ठीक है, वहां की एक रिवर है ओरिनिको, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है कैरोन रिवर। कैरोन की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अब इसको पढ़ लेना, चूरन पढ़ना या चूर्ण पढ़ना जो भी है। इस पर है हमारा एंजल फॉल, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हो जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, एंजल फॉल है। आपसे अगर पूछा जाए किस रिवर पे है तो CHURN चूर्ण रिवर पर है। ये ट्रिब्यूटरी है कैरोन की। कैरोन जो है, कैरोनी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ओरिनिको की, और ये वेनुजुएला की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स आपको पता है जाम्बेजी रिवर पर है, ठीक है। सेंट लॉरेंस पर यहाँ पूछा गया था कौन सा जो झरना है, तो जो मॉन्ट मोरेंसी है ये है हमारा सेंट लॉरेंस रिवर पे, ठीक है। क्वेश्चन 37 का जो है हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी, ये जो है ये आपका नियाग्रा फॉल का है, ठीक है, नियाग्रा का है ये है आपका, ये कौन सा है, ये मॉन्टे, जो मॉन्ट मोरेंसी है ये मॉन्ट मोरेंसी का है, मॉन्ट मोरेंसी का, देख सकते हो कितना खूबसूरत है। चलो, by what name are the tropical grassland found in the plains of Brazil located south to the Amazon river? ये अभी आपको बताया था मैंने। लानोस कहाँ पर है, वेनुजुएला में है, ठीक है, कहाँ पर है भाई, वेनेजुएला में, ठीक है, ठीक है। सवाना आपको पता ही है अफ्रीका के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में है। कैंपोस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा कैंपोस है वो है हमारा कहाँ पे, ब्राजील में, मतलब साउथ ब्राजील में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो यहाँ पर। मैंग्रोव इकोसिस्टम पर क्वेश्चन है। मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए जो हर साल है 26 जुलाई को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा देश जो है भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। चलो, इराक, लेबनान, सीरिया, इसराइल, क्या ये सारे के सारे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के किनारे पर हैं भाई? चलो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सीरिया दिख गया, ये रहा सीरिया, ठीक है। लेबनान, ये मतलब छोटा सा ये रहा लेबनान। ये हमारा इसराइल, ये हमारा इजिप्ट, ये रहा हमारा यहाँ पे, ये हमारा सीरिया है, ठीक है। ए सॉरी, ये रहा हमारा इराक, ठीक है, ये हमारा रहा इराक। अब गौर से देखो, क्या इराक मेडिटेरियन सी को छू रहा है? नहीं छू रहा है ना। इराक फारस जो पर्सियन गल्फ है वहां पर तो अपनी बाउंड्री टच करता है, लेकिन मेडिटेरियन सी से अपनी बाउंड्री को टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इराक जो है वो टच नहीं करता है, तो इराक को हटा दो, यानी 1 यहाँ से हट गया। तो 2, 3 एंड 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो हमने जो 20 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को, तब तक पढ़ाई को जारी रखिए और 12 बजे जो आपकी क्लास है उनको रेगुलरली लाइव अटेंड कीजिए। थैंक यू ऑल।